पारू बेटा, मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना, ये बर्तन हो जाए तो। ठीक है माँ। अब आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। क्या ये महारानी अब तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना, उठती है या पानी की बाल्टी उड़े लूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां? मैं क्यों बनाऊं? पारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ की बात को अनसुना कर देती है और वह पारुल के पास चली जाती है। पारुल दिखने में छोटी थी, लेकिन मोनिका से ज़्यादा समझदार और सुशील थी। मोनिका को अपना मॉडल स्टाइल जीना बहुत पसंद करती थी और पारुल अपने संस्कारों से जीती थी, इसलिए वह आंख में चुभती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का। तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह उससे कुछ नहीं बोलती थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया था। वो अपनी मम्मी सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊ जी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया, बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारुल ने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी पारू बिटिया का तो कोई जवाब नहीं। और अपना मोना के क्या हाल हैं? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, रामनाथ जी। वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती, तब तक मोनिका पानी लेकर वहां आ जाती है। मोनिका समझ जाती है कि उसी के लिए कुछ बतला रहे हैं। फिर वो नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका बम्बई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी पारुल पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी पारू पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी पारू राज करेगी, राज। ताऊ जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। पारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आए है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। यह रिश्ता रोकने के लिए बहुत अड़चनें पैदा की, लेकिन वह अपनी माँ के सामने यह रिश्ता नहीं रोक सकी और वो रिश्ता तय हो गया था। जल्दी ही मोनिका के लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो रिश्ता पास के ही एक गांव में था, जबकि पारुल का एक शहर में था। वहाँ भी परिवार अच्छा था और शादी बड़े धूमधाम से होती है। मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। 2 महीने भी नहीं रह पाई और वह अपनी माँ की आ गई थी।
सरला के लाख समझाने पर वह नहीं समझी और वहां से टस से मस न माँ, हुई। एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ सच में। दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ, वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम है तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या मोना को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका खुशी खुशी पारुल के पास जाती है, उसे यही चाहिए था। वह अपनी दुनिया में ही मगन थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए, बस एक बार पारुल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या खाक घूमेंगे? इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से कुछ किए बिना वहां से चला गया। फिर पारुल ने मोनिका से कहा, आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, बस इसीलिए। क्या उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका सभी चीजों में पारुल की बराबरी करती थी तथा वह उसकी एक भी नहीं सुनती है। ड्रेस ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब नहीं, अब पहन ली है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, अनिकेत जी को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस एक नंबर बड़ी होनी चाहिए। मोनिका पारू के घर पर हर तरह से अपना हक जमाने लगती हैं, लेकिन वह तब भी पारुल की बराबरी नहीं कर पाती हैं और वो चिढ़ती भी है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, ये तो डायमंड है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से इतनी ज्वेलरी है। जरूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती हो ना। और वैसे भी बहुत जल्द तुम मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने ये डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। पारुल अनिकेत के गले लग जाती है, तभी उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। जब वो शाम होते ही पारुल के सारे झुमकी चुराकर वो चुपचाप घर की ओर निकलने लगती हैं। तभी दरवाजे पर जाकर उसका पैर फंस जाता है और वह जोर से चिल्लाती है। तभी अनिकेत और पारू की आंख खुल जाती है तो वो उसके पास जाते हैं और झूमरी हुई फैली हुई पड़ी थी और वो दर्द से कर्रा रही थी। सारी ज्वेलरी जमीन पर फैली पड़ी थी। दीदी ये क्या हो गया, चलो उठो, चलो मेरे साथ। पारू फिर उन्होंने मोनिका को उठाया और पास में ज्वेलरी पड़ी जिनको भी उठाया। उन्होंने पारुल से मोनिका से कुछ नहीं कहा था, वो समझ गए थे। फिर वो घर आई। दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी में वो कुछ मत कहो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो यह है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है, बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं, बस हमारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए। मोनिका को पारुल की बात समझ में आ गई और उसने पहली बार अपनी बहन के नाते उसे गले लगा लिया और फिर वह अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगी।